जो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है फिर उसके बाद इनमें श्रृंखला एबी को जो निर्माण होता है फिर उसे अलग करके सल्फाइड बंधों के द्वारा जोड़ दिया जाता है, जिससे जो है इंसुलिन का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, यही डायग्राम के माध्यम से समझिए कि हमने क्या किया हुआ, हमने ई कोलाई आपका जो बैक्टीरिया है उसका प्लाज्मिड लिया, उसका क्या लिया, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड। ठीक है, उसका प्लाज्मिड लेंगे और मानव कोशिका लेंगे और उसकी कोशिका से इंसुलिन जीन निकालेंगे, मानव कोशिका से इंसुलिन जीन निकालेंगे। ठीक है, वही इसके जो बताया, इसको जो है आपका एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस की सहायता से इसको क्या करते हैं, वेक्टर आपके जो बनाए जाते हैं, वेक्टर डीएनए या वेक्टर खंड बनाए जाते हैं, अर्थात इसको काटा जाता है, वही इसके जो है समान खंड वाले भागों को काटा जाता है जिससे इसको जोड़ा जा सके। जोड़ने में जो है कोई आपके जो है ये सक्रिय थे, जैसे अलग अलग तरीके से इसको काटने का भी अलग अलग तरीका होता है, वो अलग की बात है। फिलहाल फिर इसको क्या करेंगे, इसको इस तरीके से काटा, वेक्टर बनाए इसके, और मानव इंसुलिन को इस ई कोलाई बैक्टीरिया के डीएनए में जो आपका इसका जीन है उसमें जो है प्रतिस्थापित कर दिया गया। ये आप देख रहे हैं, ये मानव इंसुलिन को लगाया गया इसमें। ठीक है, इसको, इससे क्या बना, नया इंसुलिन बना इसका, नया, जिसको हमने बोला था डीएनए पुनर्योजन। ये क्या हो गया, डीएनए पुनर्योजन। ये पुनर्योजन है, वही उन्होंने बताया रिकॉम्बिनेंट टेक्निक के द्वारा, रिकॉम्बिनेंट पुनर्योजन तकनीक के द्वारा। ठीक है, फिर उसको क्या करते हैं, जो आपके ये जीवाणु होते हैं उनमें, उनकी कोशिकाओं में स्थापित कर देते हैं। अब इन कोशिकाओं से क्या होगा कि ये जीवाणु जो है हाँ इंसुलिन का निर्माण करना प्रारंभ कर देंगे, निर्माण कराना प्रारंभ कर देंगे। फिर इनसे क्या करते हैं, इंसुलिन को निकाल करके एक अलग बॉटल में रख दिया जाता है। तो ये आपकी पूरी परिभाषा रही इंसुलिन के निर्माण की विधि, पारजीनी। और उम्मीद करेंगे ये पारजीनी आपको आप समझ में आ गया होगा। पारजीनी का मतलब क्या होता है, ट्रांसजेनिक जिसको बोला जाता है। ट्रांसजेनिक का मतलब क्या, कि कोई ऐसे जीव जिनके जो है डीएनए में बाहर से कोई जीन डाल दिया जाता है, वो आपके पारजीनी जीवाणु कहलाते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पारजीनी। और इसका जो है डायग्राम के माध्यम, छोटा सा डायग्राम के माध्यम से हमने आपको बताया हुआ। आप जब अगर चित्र पूछा जाए, सचित्र वर्णन करें, तो आप इसी तरीके से थोड़ा और तरीके से डिफाइन करके जो शब्द हमने लिखे हुए उनको साथ साथ, और जो पीछे जो हमारा डीएनए पुनर्योजन वीडियो पड़ा है, कुछ उसके सहायता से और कुछ आप मॉडल की सहायता से इसको पूरा कर सकते हैं। आइए अब दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं आपका, अगला क्वेश्चन जो भी होगा उसको लगाते हैं। तब तक अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। हाँ, हो गया होगा। और हम अब लगा रहे दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं तब तक। आइए, तो अगला क्वेश्चन आपका है, जातियों में प्रतियोगिता या स्पर्धा पर टिप्पणी करनी होती है। उसमें पूछा जाएगा आपसे कि जातियों में प्रतियोगिता का प्रभाव पड़ता है, उस पर टिप्पणी लिखें, या फिर प्रतिस्पर्धा पर टिप्पणी लिखें, अंतरजातीय या अंतरजातीय प्रतियोगिता या स्पर्धा पर टिप्पणी लिखें। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए इसमें, इस टॉपिक से आप ध्यान रखेंगे, यहीं से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। इसकी परिभाषा आपको कैसे लिखनी है, देखिए, जातीय प्रतियोगिता या स्पर्धा लिखा मिल जाए तो इसका मतलब ये होता है, देखिए प्रतियोगिता का मतलब आप जानते हैं कि किन्हीं अलग अलग व्यक्तियों के बीच होने वाला कोई प्रतियोगिता जो होती है, उसी प्रकार से जीवों में प्रतियोगिता होती है, वो जीवन संघर्ष के लिए प्रतियोगिता है। तो उसी हिसाब से आपको डिफाइन करना है। देखिए क्या लिखना है, क्या ये एक ही प्रकार की ऋणात्मक धन अंतःक्रिया है, क्या ऋणात्मक अंतःक्रिया है, जो एक ही प्रकार के संसाधनों का उपयोग करने वाले जीवों के मध्य होती है। ये कहने का मतलब ये एक ही बोला है कि ये एक ही प्रकार की जो है ऋणात्मक अंतःक्रिया होती है, जो एक ही प्रकार के संसाधनों का उपयोग करने के लिए जीवों के अंतर्गत होती है। ठीक है, जो जैसे अब वो संसाधन क्या हो सकते हैं, जैसे जो स्थान है, भोजन है, ऊर्जा है, प्रकाश है, खनिज है, लवण आदि ऐसे संसाधन हो सकते हैं जो इनके जिनके लिए वो आपस में प्रतियोगिता करते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार के संसाधन के लिए जो होने वाली प्रतियोगिता होती है उसी को जातीय प्रतियोगिता या आपकी स्पर्धा कहा जाता है। ठीक है, जो देखो इसको आगे देखेंगे, ये जातियों की विभिन्नता को प्रदर्शित करती है। इनमें कमजोर जीव जो होते हैं वो लगभग संभावना उनके खत्म होने की होती है, अधिक संभावना उनके खत्म होने की ही होती है। तो लगभग जो कमजोर जीव होते हैं वो लगभग खत्म ही हो जाते हैं उसमें। ठीक है, क्या है, ये एक ही प्रकार के एक ही ऋणात्मक अंतःक्रिया है जो एक ही प्रकार के संसाधनों का उपयोग करने वाले जीवों के मध्य होती है। और जो जैसे स्थान आपको वो जो
उपयोग आपके रहे, वो आपके हो सकते हैं स्थान है, भोजन है, ऊर्जा है, प्रकाश है, आवास है, ये सारी चीजें आपके जो है उपयोग हो सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है आपकी जो प्रतियोगिता, जातीय प्रतियोगिता। तो इसमें बताया क्या, ये जातियों की विभिन्नता को प्रदर्शित करती है और इसमें लगभग कमजोर जीव, विभिन्नता का मतलब क्या है, जीवों की जो कैपेसिटी है या जो उनकी अलग अलग उनमें जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उनको लेकर को प्रदर्शित करती है। और बोला इसमें क्या, जो लगभग कमजोर जीव होते हैं वो लगभग खत्म ही हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे, ये दो प्रकार की होती है, ये दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है। दो प्रकार कौन कौन से, एक होती अंतर जातीय प्रतियोगिता, दूसरी होती अंतरा अंतरा जातीय प्रतियोगिता। ध्यान रखेंगे, अंतर जातीय और अंतरा जातीय होता है। ठीक है, तो अंतर जातीय को पहले देखें। अंतर जातीय प्रतियोगिता क्या होती है, ये एक ही जाति के सदस्यों के बीच होती है, ये एक ही जाति के सदस्यों के बीच होती है। अब जैसे संख्या बढ़ेगी तो उसमें उन्हें प्रतियोगिता करनी पड़ेगी, खाने के लिए, रहने के लिए, और भी बहुत सारे जो उनके उपयोग होते हैं उन सभी के लिए उनको आपस में ही है जो है प्रतियोगिता करनी पड़ती है। और जो जीव कमजोर होते हैं वो तो खत्म ही हो जाएंगे, और जो इस प्रतियोगिता में विजयी रहेंगे वो जीवित रहेंगे, और बाद बाकी जो कमजोर हो जाएंगे वो सारे के सारे मर जाएंगे। ठीक है, और ये वाली जो आपकी अंतर जातीय प्रतियोगिता होती है वो अंतरा जातीय प्रतियोगिता से अधिक कठिन होती है, अधिक कठिन होती है। ठीक है, अंतरजातीय प्रतियोगिता से अधिक कठिन होती है। तो इसमें आपके जैसे आ सकते हैं भाई, देखो समान जाति के, अब समान जाति के तो समान आवास चाहिए होगा, समान वातावरण चाहिए होगा, समान भोजन चाहिए होता है, समान पर्यावरण चाहिए होगा, समान उनको प्रकाश चाहिए होगा, स्थान चाहिए होगा, सारी चीजें समान होगी तो ज्यादा प्रतियोगिता करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अंतर जाति के अंतर्गत ध्यान रखेंगे, एक ही सदस्यों के बीच होने वाली एक ही जाति के सदस्यों के बीच होने वाली प्रतियोगिता। ठीक, अंतरा जातीय में देखेंगे क्या, अलग अलग जातियों के सदस्यों के बीच होने वाली प्रतियोगिता, अलग अलग जातियों के सदस्यों के बीच होने वाली प्रतियोगिता। अब इसमें क्या, वही चीजें सारी हो सकती है, स्थान, वायु, और जो आपके पर्यावरण है, भोजन है, और इसके साथ साथ ऊर्जा, ये सारी चीजें हो सकती हैं आपकी इसमें हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या होता है कि इन्हें प्रतियोगिता ये करनी पड़ती है, जैसे कोई आपका जीव है उससे अपने आप की रक्षा करनी पड़ती है। जैसे कोई भक्षी आपका है, कोई आपके जैसे मांसाहारी जीव है, तो उससे शाकाहारी जीव को अपने आप से खुद ही जो है सुरक्षा करनी पड़ेगी। अगर सुरक्षा नहीं कर पाता है, कमजोर पड़ जाता है, तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें कुछ एग्जांपल, ये तो आप जानते हैं कि शाकाहारी मांसाहारी जो आपके जीव होते हैं, तो जो आपका ज्यादा शक्तिशाली होगा, जिसके अंदर ज्यादा पावर होगा, वो तो कमजोर वाले को खत्म ही कर देगा। ठीक है, तो ये तो आप खुद ही लिख सकते हैं, स्वयं लिख सकते हैं इस चीज को। लेकिन कुछ एग्जांपल्स आपके हैं, जैसे पार्थेनियम शैवाल, सॉरी पार्थेनियम पौधा होता है, एक पार्थेनियम पौधा होता है, और ये क्लोरेला बुल्गेरिया शैवाल होता है, क्लोरेला बुल्गेरिया शैवाल होता है। ये दोनों देखो, जैसे पार्थेनियम आपके पौधे की बात करें, पार्थेनियम पौधे की अगर बात करें, तो ये पार्थेनियम पौधा जो होता है फिलोनिक फिनोलिक, ये फिनोलिक, फिनोलिक चाहो तो लिख लेंगे यहाँ पर, फिनोलिक, लिक, फिनोनिक, फिनोलिक नामक एक रसायन स्रावित करता है, जिससे क्या होता है, इसके आसपास के जो भी पौधे होते हैं उनका अंकुरण रुक जाता है, उनकी वृद्धि रुक जाती है, उनमें ग्रोथ होना बंद हो जाता है। तो इससे नुकसान है, इससे नुकसान है कि अन्य जाति के जो पौधे होंगे उसको नुकसान है, और इसके ही जैसे होते वो तो वैसे भी इस फ्लोनिक रासायनिक का श्राव करेंगे तो उससे उनको इससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अन्य जाति के जो पौधे होते हैं उनको इससे नुकसान होता है। इसी प्रकार से ये क्लोरेला वुल्गेरिया आपका सवाल होता है, ये क्लोरिल नामक एक जो है हार्मोन स्रावित करता है, क्लोरिन नामक एक पदार्थ स्रावित करता है, क्लोरेला वुल्गेरिया क्लोरिल नामक पदार्थ स्रावित करता है, रसायन स्रावित करता है, जिससे उसके आसपास के जो भी शैवाल, जैसे नील हरित शैवाल हुआ, और आपके जो भी इसमें और शैवाल जितने भी आप नाम जानते हैं, जैसे आपका यही बताया आपको क्या, एक आपका ये नीलहरित शैवाल हुआ, और उसके साथ साथ कवक हुए, फंगस हुए, ये सारी जो है इसके आसपास के जो भी आपके शैवाल या फंगस होंगे, कवक होंगे, वो सारे के सारे इससे प्रभावित होते हैं, जिससे उनका ग्रोथ रुक जाता है, प्रारंभ उनका जो है आप वृद्धि नहीं होती, उनका अंकुरण नहीं होता है। तो ये आप जो है ध्यान रखेंगे इसमें अंतरा जातीय की प्रतियोगिता के अंतर्गत। ठीक है, और इसके साथ साथ अंतर जातीय प्रतियोगिता के अंतर्गत ये आपका क्वेश्चन हुआ, जातियों में प्रतियोगिता या स्पर्धा क्या होती है उसको लेकर के। आइए इस वाले क्वेश्चन पे उम्मीद करते हैं इसे समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपको, अगला क्वेश्चन आपको लेकर के आते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं, तब तक आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन नोट कर, हाँ, तो अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन
पारिस्थितिक पिरामिड को परिभाषित कीजिए, या पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है। पारिस्थितिक पिरामिड को घटते हुए, पारिस्थितिक पिरामिड को जैव भार के आधार पर, पारिस्थितिक पिरामिड को जीव संख्या के आधार पर, पारिस्थितिक पिरामिड को ऊर्जा के आधार पर परिभाषित कीजिए या इस पर टिप्पणी लिखिए। किसी भी प्रकार से पारिस्थितिक पिरामिड से अगर आपका क्वेश्चन आता है या पारिस्थितिक से क्वेश्चन आता है तो आपको यहीं से सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको बताएंगे, बहुत ही छोटे तरीके से आपको बताएंगे, ज्यादा बहुत लंबा नहीं करेंगे। अभी हम पहले इसको परिभाषा करेंगे, उसके बाद पिरामिड को इसके बाद बना के जरूर दिखाएंगे इसमें पिरामिड कैसे बनाना आपको, ठीक है। तो आइए पहले इसकी परिभाषा देखें। देखिए पारिस्थितिक पिरामिड की अगर परिभाषा पूछी जाए तो ध्यान रखेंगे, बहुत छोटी सी परिभाषा, क्या, पारिस्थितिक तंत्र की पोषक संरचना उत्पादक उपभोक्ता, पोषक संरचना उत्पादक उपभोक्ता व्यवस्था है। क्या है? पारिस्थितिक तंत्र की पोषक संरचना उत्पादक और उपभोक्ता व्यवस्था है, ठीक है। इसका आलेखी प्रदर्शन पिरामिड कहलाता है। क्या कहलाता? देखिए पारिस्थितिक तंत्र की पोषक संरचना उत्पादक और उपभोक्ता व्यवस्था है, इसका आलेखी संरचना जो होता है उसका आलेख बना करके हम जो बताते हैं वही उसका क्या कहलाता है? पिरामिड कहलाता है, ठीक है। ये पिरामिड जो है 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं इनको देखेंगे। जीव संख्या पिरामिड, जिसमें जीवों की संख्या के आधार पर पिरामिड बनता है, और दूसरा होता है जैव भार पिरामिड। जैव भार पिरामिड, इसमें क्या होता है, किसी एक क्षेत्र पर, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो जीवों का भार होता है, जो जीवों की संख्या होती है, उसके आधार पर पिरामिड बनता है। और ऊर्जा के आधार पर, तीसरा है आपका ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा के आधार पर, जीवों में ऊर्जा के आधार पर किसमें कम होती, किसमें ज्यादा होती, फिर उससे कम, उससे या ज्यादा, ऐसा करके जो है पिरामिड बनाया जाता है वो। तो इसके 3 आपके पिरामिड पढ़ने वाले, कौन कौन सा 3 प्रकार पढ़ेंगे पिरामिड के। जीव संख्या के पिरामिड बनेगा, और जैव भार पिरामिड बनता है, ऊर्जा का पिरामिड बनता है। आइए पहले जीव संख्या पिरामिड समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जीव संख्या पिरामिड क्या होता है? किसी पोषक स्तर पर जीवधारियों की संख्या, किसी पोषक स्तर पर, कोई एक क्षेत्र है, वहां पर जो आपका पोषक स्तर, जो भी आपका आवास है जीवों का, वहां पर जो जीवों की संख्या होती है, उस संख्या को आपको पिरामिड में बना करके दिखाना ही आपका क्या कहलाता है? आपका जीव संख्या पिरामिड कहलाता है। किसी एक जीव की बात नहीं करेंगे, उस क्षेत्र, उस स्तर पर, उस क्षेत्र में या उस एरिया में जो भी जीव आते हैं सभी की बात करेंगे। उस एरिया में जो भी जीव आएंगे सभी को पिरामिड में लेकर के आते हैं, उनका सभी का पिरामिड दिखाया जाता है, ठीक है। आइए आगे देखें। ये 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का बनता है, एक तो उल्टा पिरामिड और एक सीधा पिरामिड। उल्टे पिरामिड की क्या पहचान होती है? उल्टे पिरामिड कब बनेगा? देखिए जीवों की बढ़ती संख्या, जीवों की बढ़ती संख्या उल्टे पिरामिड में दिखाई जाती है। अब जैसे नीचे से ऊपर की ओर जाना है, तो जो जीव नीचे होगा, कम होगा, उसे नीचे रखा जाएगा, जो ज्यादा होगा उसे ऊपर रखा जाएगा, फिर और ज्यादा रखा ऊपर जाएगा, तो वो ऊपर आपका बढ़ता चला जाएगा संख्या। जैसे आपको बताएं, वो आपके जो मॉडल में दिया गया एकल वृक्ष, और उसके बाद चिड़िया, और उसके बाद जो है परजीवी या कीट जो होते हैं उसको दिखाएगा उल्टे वाले में। सीधे वाले में क्या दिखाएगा? सीधे वाले में क्या दिखाएगा? अब जैसे सबसे अधिक वहां पर क्या होगा, किसी भी क्षेत्र में सबसे अधिक हरे पौधे होंगे, हरे पौधों को आपको, हरे पौधे या घास जो होगी वो सबसे अधिक होगी। फिर उसको भक्षण करने वाले, जैसे हिरण हुआ, हिरण को खाने वाला फिर कौन होगा? जो भी आगे आपका होगा, जैसे मान लीजिए भेड़िया हुआ, हिरण को खाने वाला भेड़िया है, फिर वो आपका शेर, जो आपके मॉडल में दिया गया उसके हिसाब से। तो क्या, जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो नीचे, और फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, तो वो आपका बनेगा सीधा पिरामिड। जैव संख्या के आधार पर सीधा पिरामिड बनेगा। और जिसकी संख्या कम है, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक वाला है, तो वो उल्टा पिरामिड बनता है जैव संख्या के आधार पर। अभी बना करके भी बताएंगे इसमें पिरामिड। आइए अगला देखिए, इसमें क्या है? जैव भार पिरामिड। जैव भार या जैव भार का पिरामिड। जैव भार का पिरामिड क्या है? देखिए प्रति इकाई क्षेत्र पर उपस्थित जीवों की संख्या, प्रति इकाई क्षेत्र पर उपस्थित जीवों की संख्या, प्रति इकाई क्षेत्र पर उपस्थित जीवों की संख्या, ध्यान रखेंगे इसमें। इसमें क्या, प्रति इकाई क्षेत्र पर उपस्थित जीवों की संख्या जो होती है वो आपका कहलाता है जैव भार का पिरामिड। इसमें क्या है, किसी पोषक स्तर पर जीवधारियों की संख्या जो होती है, किसी पोषक स्तर पर जीवधारियों की संख्या, और इसमें प्रति इकाई क्षेत्र पर उपस्थित जीवधारियों की संख्या या जीवों की संख्या। तो ये भी 2 प्रकार का होता है। ये भी क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। वही उल्टा और सीधा 2 तरीके से बनते हैं इसमें। तो उल्टा वाला होगा, उसमें क्या होगा? जैव भार का बढ़ता क्रम होता है। जैव भार का बढ़ता क्रम जो उल्टा वाला बना होता है, उसमें क्या होता है? जैव भार का बढ़ता क्रम होता है। बढ़ता क्रम वही चीज हमने बताया, जैव भार, जैसे जिसका भार कम होगा वो उसके बाद उससे अधिक भार वाला, मतलब उससे अधिक संख्या वाले लोग जीव होंगे, जो फिर उससे अधिक संख्या वाले, फिर उससे अधिक संख्या वाले, तो वो आपका देखेगा उल्टा जैव भार। क्या, संख्या उनकी जो है बढ़ेगी,
ठीक है, नीचे से कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, वो ऐसे बढ़ के जाएगी। और सीधा वाला क्या होता है, सीधा वाला क्या होता है, सीधा पिरामिड पहले ऊपर सबसे कम संख्या वाले, फिर उससे कम, उससे अधिक वाले, फिर उससे अधिक वाले, फिर उससे अधिक, नीचे से आएंगे तो सबसे अधिक, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसा आपका जाएगा। तो वो आपका सीधा पिरामिड बनता है, जैव भार का सीधा पिरामिड बनता है, जिसमें संख्या घटती है वो सीधा, जिसमें संख्या बढ़ती है वो उल्टा। इसमें भी क्या है आपका, जिसमें संख्या इसमें आपका उल्टा है, ठीक है, जो उल्टा होता है उसमें संख्या कैसी होगी, बढ़ेगी, जो उल्टा होगा उसमें संख्या बढ़ेगी, और जो सीधा होगा उसमें संख्या आपकी घटती है, ठीक है। दोनों में सिमिलरिटी देखेंगे, इसमें दोनों में देखें, सीधे वाले में संख्या घटती है और उल्टे वाले संख्या बढ़ती है, दोनों में सेम है, बस क्या है, इसमें जैव भार के आधार पर होता है और ये आपकी संख्या के आधार पर होता है, पोषक स्तर के जीवधारियों की संख्या के आधार पर। तीसरा देखेंगे ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, इसमें हमेशा ही सीधा ही पिरामिड बनता है और एक ही पिरामिड बनता है, तो इसे ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें, ठीक है। ऊर्जा वाले में क्या होगा, एक ही पिरामिड बनेगा और हमेशा सीधा बनेगा। लेकिन ऊर्जा पिरामिड कैसे दिखाते हैं, जीवों में संचित ऊर्जा जीवों में संचित ऊर्जा के आधार पर आपका जो पिरामिड बनता है वो आपका कहलाता है जैव ऊर्जा पिरामिड या फिर ऊर्जा का पिरामिड, ठीक है। आइए इसको एक बार हम डायग्राम बनाते हैं तीनों के एक ही बार में और आपको बताते हैं इसमें। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इसका। हाँ, हो गया होगा, हो गया होगा। आइए हम इसकी पिरामिड बनाते हैं और आपको उसको बताते हैं। तो देखिए इसका पिरामिड सभी का बनकर के तैयार हो गया। अब इसको पिरामिड को समझते हैं। देखिए ये वाला जो लिखा हुआ है वो आपका जैव, जो आपका ये वाला दिया है वो जीव संख्या के आधार पर है, और बीच में जो हमने लिखाया था दूसरा वाला नंबर आपको जो दिखाया था, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये जैव संख्या के आधार पर है और ये जैव भार के आधार पर है, ये ऊर्जा के आधार पर है। ये क्या है, जैव संख्या के आधार पर वाला जो पहला पॉइंट हमने लिखाया था उसके आधार पर दो पिरामिड उसके बताए थे, दो तरीके से पिरामिड उल्टा और सीधा बनता है। तो उल्टा वाला देखिए कब बनेगा, हमने कहा जब इसकी संख्या बढ़ेगी, जब उसमें जीवों की संख्या बढ़ेगी। अब जैसे एकल वृक्ष, कहीं पर जो है वृक्ष संख्या बहुत कम है, एकल सिंगल वृक्ष है, ठीक है। उसके बाद चिड़िया, वहां पर चिड़ियों की संख्या वृक्ष से ज्यादा है, वो ऊपर रखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे परजीवी कीट, और परजीवी कीटों की संख्या ज्यादा है, वो सबसे ऊपर रखेंगे, उसका स्तर ज्यादा रहेगा, बड़ा रहेगा। सीधे वाले में देखेंगे, जब सीधा बनता है तो उसमें क्या होता है, हरे पादप सबसे अधिक संख्या में होते हैं, 1000 लगभग पाए। फिर हिरण की संख्या उसमें देखेंगी तो पादप जंगल में हिरण मिले, हिरण की संख्या आपको मिलेगी 100 है लगभग, उससे पादप से कम है। उसके बाद भेड़ियों की संख्या उससे भी कम होगी और शेर की संख्या उससे भी कम होगी। तो ये आपका सीधा पिरामिड रहेगा संख्या के आधार पर। इसमें संख्या जो है घटेगी वो सीधा और जिसमें बढ़ेगी वो उल्टा बनेगा, ठीक। अब आ जाइए इधर जैव भार के आधार पर, भार मतलब भाई वजन के आधार पर लेकर के देखेंगे उसका प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो उसका भार होगा वो स्तर को लेकर के। देखो सीधे वाले में स्तर घटता है, जैसे इसमें घटता था वैसे इसमें भी घटता है, और इस बड़े वाले वो उल्टे वाले में स्तर जो है बढ़ता है, उल्टे वाले में स्तर बढ़ता है। तो उल्टे वाले में जो स्तर बढ़ता है उसको देखेंगे एक बार, ठीक है। तो देखेंगे इसमें घटते हुए क्रम में, क्या इसको घटते हुए क्रम में घास या पादप सबसे अधिक होंगे, वहां पर हिरण या फिर जो भी आपके द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। देखिए ये वाला आपका क्या उत्पादक होता है, उत्पादक, और ये प्राथमिक उपभोक्ता होता है, ठीक। ये आपका द्वितीयक उपभोक्ता होता है, द्वितीयक, और ये आपका सेकेंडरी मतलब द्वितीयक उपभोक्ता ये भी होता है आपका, ठीक है। ये आपका हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता, क्या हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता, ठीक। ये प्राथमिक पहले वाला उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। वैसे इसमें भी ध्यान रखेंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता, ये उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता, और इसमें तो आपका लिखा ही हुआ है, ठीक। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे ये आपका हो जाएगा उत्पादक, ये आपके प्राथमिक, ये द्वितीयक और ये तृतीयक। ये उसने जो है आपका जो है समुद्र के अंतर्गत जीव, जल में जो जीव पाए जाते हैं उसके आधार पर बताया। जैसे शैवाल होता है, शैवाल की संख्या जो है वजन में बहुत कम मिलेगी, लेकिन जंतु प्लवक जो होते हैं, जंतु प्लवक जो होते हैं उनकी संख्या अधिक मिलेगी, रोहू और गेड़ू ये देखिए इनकी संख्या अधिक मिलेगी, और इसके साथ साथ ये पिराहाना ये दिया गया, इसकी संख्या और भी अधिक मिलती है इसमें, ठीक है। तो ये संख्या के आधार पर आपके हो गए जो सॉरी भार के आधार पर आपके हो गए, जैव भार के आधार पर ये वाला हो जाएगा, दूसरा वाला ये आपका जैव भार के आधार पर। अब देखिए इधर ऊर्जा के आधार पर, ऊर्जा के आधार पर देखिए क्योंकि पादप जो होते हैं वो आपका अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से, तो उनका जो भोजन होगा सबसे अधिक एनर्जी उसी के पास होगी, फिर वो कुछ एनर्जी अपने काम में ले लेगा, कुछ बचेगी, वो मान लीजिए जो आपके द्वितीयक
सॉरी प्राथमिक उपभोक्ता जो होंगे, शाकाहारी जो जीव होंगे, वो उसको खाएंगे तो उसके पास एनर्जी पहुंचेगी। वही तो पहुंचेगी जो उसके पास बची होगी, पहले वाले के पास जो बची होगी वही तो दूसरे वाले के पास पहुंचेगी। अब इसने अपने काम में लगा दी होगी एनर्जी, 900 एनर्जी जो है उसने लगा दी अपने काम में, 100 बची थी तो इसने ले ली इसने। अब इसमें से क्या होगा कि इसने भी जो लिए उसका 90% अपने काम में लगा दिया, और शेष बचा हुआ इसका जो भी बचा होगा वो दूसरे वाले ने, इसके जो द्वितीय उपभोक्ता होगा उसने लिया होगा। अब उसके पास जितनी पहुंची है उसने भी अपनी 90% अपने काम में लगाई होगी, अपने शारीरिक क्रियाओं के लिए लगाई होगी, शेष बची होगी जो ऊपर आपका तृतीय उपभोक्ता होगा उसके पास पहुंचेगी। अब उसको पहुंचने वाली जो ऊर्जा होगी वो सबसे कम होगी। तो ऊर्जा पिरामिड हमेशा ही सीधा बनता है, एक ही बनता है, ठीक। और ये आपका ऊर्जा पिरामिड और ये जय पिरामिड और इसके साथ साथ जैव भार पिरामिड, जैव संख्या पिरामिड के आधार पर आपको ये बताया पिरामिड, पारिस्थितिक पिरामिड क्या होते हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं इसमें पारिस्थितिक पिरामिड और इससे पहले हमने जो आपको 2 क्वेश्चन कराए हुए, 2-3 क्वेश्चन कराए हुए, वो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। पारजीवी, पारजीनी क्या होता है, और इसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन हमने आपको इसमें इस वीडियो में कराए हुए हैं, उम्मीद करते हैं आपको इस क्वेश्चन को समझ में आए होंगे। और अगर हाँ वीडियो अच्छा लगे तो आगे अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करते रहिए। और आज का टॉपिक फिलहाल यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।